Good morning to all. Welcome to the TSN Senior Secondary School. Today I am going to explain class 10 science chapter number 1st. It is the second part of this chapter. Today's topic is decomposition reaction. When a product breaks up into its constituent reactants, the reaction is termed as decomposition reaction. इससे पहले हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था बेटे, और उसमें हम लोगों ने देखा कि टू रिएक्शन आपस के अंदर मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये उससे जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। इसमें एक रिएक्टेंट है और वह दो से टू पार्ट्स के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल FeSO4 को जब हीट दिया जाता है तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 के अंदर ब्रेकडाउन होती है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि एक जो सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो सिंपलर प्रोडक्ट के अंदर ब्रेकडाउन होता है। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O is the formula of a ferrous sulfate crystals. Lost water when heated and the color of the crystal change. It then decomposes of ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. हम देखते हैं कि जो फेरस सल्फेट है जब इसे हीट दिया जाता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। वाटर जो होता है वो उसमें से निकल जाता है, इस वजह से इसका जो कलर है वो चेंज होता है। इसके बाद में जब ये रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसमें कंप्लीट होती है तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है। द फॉर्मूला ऑफ द फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड द सल्फर ऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है वो गैसेस फॉर्म के अंदर रहते हैं। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heated is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि write the formula of the quicklime, that the answer is कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो हमें इसके अंदर लिखना होगा। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे कि सीमेंट बनाने के अंदर इसको काम में लिया जाता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे। टेक अ प्लास्टिक मग, हमें एक प्लास्टिक का मग लेना है। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। इसका जो बेस है वहाँ पे हमें 2 होल्स करने हैं और उस होल्स के अंदर रबर स्टॉपर जो हैं वो हमें लगाने हैं। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर। ये जो रबर स्टॉपर हमने लगाए हैं इनके अंदर हम कार्बन की जो रॉड है वो हम इसमें लगाएंगे, कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हम इसमें फिट करेंगे। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसे हम 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोलाइट्स आर इमर्स। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें उस मग के अंदर वाटर फिल करना है और इतना पानी भरना है कि जो इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए हैं वो पूरी तरीके से पानी में डिप हो जाए, वाटर में डिप हो जाए। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके अंदर कुछ मात्रा में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हम मिला देंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, फिल विथ वाटर एंड इन्वर्ट दैम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो 2 कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसके ऊपर हम जो 2 टेस्ट ट्यूब हैं वो उल्टी लगा देंगे। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हम लोगों ने बैटरी लगाई है 6 वोल्ट की बैटरी, तो उसे हम स्विच ऑन कर दें और कुछ समय तक उससे ये जो हम लोगों ने apparatus है ये बिल्कुल भी हमें नहीं हिलाना है, कुछ समय तक उसे रेस्ट कंडीशन में छोड़ देना है। You will be observe the formation of bubbles
at both the electrodes. आप देखेंगे कि जो दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं उस पर हमें कुछ बबल दिखाई देते हैं. These bubble displays water in the test tube. ये जो बबल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, जो displays water in the test tube हो रहा है. We will be see hydrogen at the cathode and the oxygen at the anode. The oxygen is double of hydrogen in terms of वॉल्यूम. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स लगाए थे इसके अंदर जो कैथोड है, तो कैथोड पे क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस हो रही है वो डिस्प्लेस हो रही है, और जो एनोड जो है वहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो है वो बनना शुरू हो रही है ना. तो यहाँ पर देखते, यहाँ पे इसमें देखिए आप, यस ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला यहाँ पर शो किया गया है कि ये देखिए जो हमने टेस्ट ट्यूब लगाई है उसके अंदर जो गैसेस हैं उसके रेशो जो हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं. वी नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ द वाटर इज़ 2H2O. ओके, जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो 2H2O होता है. यदि हम इसका रेशो निकालें तो रेशो क्या होगा कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होंगे वो 2:1 की फॉर्म के अंदर होते हैं, है ना. यानी कि जितनी भी ऑक्सीजन होगी उसका डबल हमें हाइड्रोजन मिलेगा, उतना हाइड्रोजन उसमें होता है, डबल होता है. तो जब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसके अंदर जब हाइड्रोजन बन रही है, किस पे बन रही है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कैथोड के ऊपर. तो कैथोड पे जो हाइड्रोजन बन रही है उसका जो अमाउंट होगा वो ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा होगा. ओके, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के नाम से भी आपके पास में आता है और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन को एक्सप्लेन करने की फॉर्म में भी आपके पास में आता है. यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमें 6 वोल्ट की बैटरी का हमने यूज़ किया है. नाउ नेक्स्ट है फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. ये जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट सनलाइट के थ्रू होती है. हेलोजन कंपाउंड डीकम्पोज ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट. जो हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं, हेलोजन कंपाउंड दैट मीन्स ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो ये जो होते हैं ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, फ्लोरो, तो ये इन्हें हम हेलोजन ग्रुप कहते हैं. तो ये जब डायरेक्ट सनलाइट के सामने आते हैं तो यहाँ पे हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलती है. तो हमने यहाँ पे देखा सिल्वर क्लोराइड है 2AgCl. ये जब सनलाइट के संपर्क में आते हैं तो ऊपर एरो के ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे सनलाइट, तो ब्रेक डाउन होने पर हमें क्या मिलता है 2Ag+Cl2. फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. ये जो फोटोलाइटिक रिएक्शन जो होती है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर काम में ली जाती है. द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्शन. यहाँ पे ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इसमें हमें एनर्जी किसी न किसी फॉर्म के अंदर उस रिएक्शन को देनी ही होगी. ये जो एनर्जी है वो या तो हीट के फॉर्म में हो सकती है, या वो लाइट के फॉर्म में हो सकती है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है. रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. इस बारे में मैंने आपको जो प्रीवियस पार्ट था उसके अंदर बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है. तो वो रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है दिस इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है चूँकि यह एनर्जी लेने पर ही कंप्लीट होती है तो ये किस में आएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर इसे इंक्लूड किया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. When an element displaces another element from its respective compounds of a lower reactivity, it is said to be a displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि हमारे पास एक रिएक्शन है, उसे हमने इस तरीके से वर्ड इक्वेशन के अंदर शो किया है. अब इसमें क्या होगा कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा. तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये मैं आपको एज एन PDF फॉर्म के अंदर सेंड करूँगी कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं,
लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं और जो मिड रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कौन से हैं, कम रिएक्टिव वाले कौन से हैं और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा ये जो हमारे पास में वर्ड इक्वेशन है इसमें जिंक प्लस H2S है, तो इसमें जिंक जो है वो H2 को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है और जिंक सल्फेट हमारे पास बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो इस रिएक्शन में से बाहर निकल रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन कौन से एग्जांपल्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखिए हमारे पास में है फर्स्ट जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ पर क्या होगा कि जो जिंक है ये कॉपर की तुलना में हायर रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा। कॉपर जो है रिएक्शन में से बाहर निकलता है, जिंक सल्फेट हमारे पास बनता है। सेकेंड एल्यूमिनियम पे है और थर्ड वाला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है Fe प्लस CuSO4। इसमें FeSO4 बनता है और जो कॉपर है वो रिएक्शन में से बाहर हो रहा है। ठीक ऐसे ही लेड जो है, लेड यानी Pb, लेड कॉपर क्लोराइड के साथ में CuCl2 के साथ में जब रिएक्शन करता है तो आफ्टर द रिएक्शन लेड क्लोराइड हमें मिलता है और कॉपर जो है वो इस रिएक्शन में से बाहर होता है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका जो फॉर्मेट है वो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ कि फर्स्ट नंबर पे जो रिएक्शन है उसे हमने लिया है AB प्लस CD। ओके, तो यहाँ पर A हम लोगों ने मान लिया कि ये Ag को रिप्रेजेंट कर रहा है, B यहाँ पर NO3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, Na यहाँ पर C को रिप्रेजेंट कर रहा है और D यहाँ पर Cl को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है ABCD का बहुत ही ईजी है। इसमें से B और C नंबर पे जो भी होगा उसे आपस में हम बाहर निकाल देंगे, उनको मिलाकर एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और A और D जो है वो आपस में मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास में A और D। अब A पर क्या है, हमारे पास में Ag था तो Ag हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद क्या आएगा, D आएगा, तो D पे क्या है यहाँ पर Cl है, तो ये हो गया AgCl प्लस अब BC पर क्या था, BC पर है हमारे पास में NO3 और C पर है हमारे पास में Na, तो C भी आपस में मिलेंगे, तो यहाँ पर ये बन गया NaNO3। ओके, तो इस तरीके से आपके पास कोई भी रिएक्शन आए, इस शॉर्ट ये जो मेथड है आपके पास में ABCD वाला, इससे आप बहुत ही इजीली इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि AB और CD जो है उसको हम AD प्लस CB फॉर्म के अंदर लर्न कर सकते हैं। AD प्लस CB फॉर्म जो है उसको हम आपस के अंदर इस तरीके से मिलाकर हम उसे आगे की तरफ शो कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। These reaction are also called the precipitation reaction। इसे हम PPT रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसे हम PPT रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है इसे। दिस PPT is insoluble substance is formed which is known as a precipitate। तो ये जो अवक्षेप बना है ये पानी के अंदर नहीं घुलता है। Any reaction that produce a precipitate can be called a precipitation reaction। तो वह अभिक्रिया जिसके अंदर कोई ना कोई precipitate बन रहा है, कोई ना कोई PPT बन रहा है, उसे हम precipitation reaction या PPT reaction कहते हैं। Now the next example of the precipitation reaction which is also a double displacement reaction, तो हमारे पास में BaSO4 NaNO3 वाला जो एग्जाम्पल है वो भी इसके अंदर बुक में दिया गया है, तो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द लास्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो लास्ट रिएक्शन है वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और इसे कंबाइन में रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के अंदर यदि कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज, तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इफ़ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, और यदि रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन निकल रही है तो हम कहते हैं कि वह रिड्यूस हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है। इफ़ one reactant gets oxide while the other gets reduced during a reaction, such reaction are called the oxidation reduction reaction और redox reaction। यदि दोनों ही अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों ही
जो रिएक्शन है वो किसी एक ही रिएक्शन के अंदर हो रही है तो हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ रिड्यूस। अगर जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है और हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है तो उसे ऑक्सीडाइज कैटेगरी के अंदर ही लिया जाएगा। और यदि कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है और हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो हम उसे रिड्यूस पार्ट के अंदर लेंगे, हम यही कहेंगे कि उसका रिडक्शन हो रहा है। नाउ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करें हैं रेडॉक्स रिएक्शन के, तो एज एन PDF फॉर्म आई विल बी सबमिट टू यू एंड द नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन एग्जांपल्स की एक और स्लाइड आपको प्रोवाइड की गई है तो आप इसमें से इसे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट ये हमारे पास में लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोरोजन एंड द रेंसिडिटी, जंग लगना और जो गंधहीनता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी जो है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो किसी भी मेटल के ऊपर यदि जंग लग जाती है तो वो जो रिएक्शन जो हो रही है उसे हम कोरोजन कहते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच अ मॉइस्चर एसिड etc. It is said to a corroid and this process is called the corrosion. This black coating on silver and the green coating on a copper are other example of the corrosion. हम देखते हैं कि जो आयरन जो होता है उस पर ब्राउन है ना, ग्रीनिश ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है जब वो किसी वाटर के संपर्क में आता है कि मॉइस्चर के संपर्क में आता है तब ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो मेटल होती है वो ख़राब होने लगती है और इसे ही हम जंग लगना कहते हैं। इसकी वजह से जो मेटल की जो बॉडी होती है वो ख़राब होने लगती है, जो ब्रिजेस जो बने हुए हैं, जो पुल बने हुए हैं वो ख़राब होने लगते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे पेंट करते हैं। जो आयरन के जो आर्टिकल्स बने हुए हैं उनको हम पेंट कर देते हैं या हम गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं। व्हेन नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका रेंसिडिटी, व्हेन फैट्स एंड द ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं दे बिकम रेंसिड, तो वो ख़राब होने लगते हैं। एंड देयर स्मेल एंड द टेस्ट चेंज, और उनका जो स्मेल और टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। यूजुअली substance which prevent oxidation are added to foods and the containing fats and the oil keeping oxidation. This prevent the food from becoming rancid. Hence the chips are flushed down the nitrogen gases to prevent from rancidity. तो जब फूड जो है वो ख़राब होने लगता है, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो ख़राब होता है, तो उस कंडीशन में उसको इस प्रोसेस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें यदि वो चिप्स जैसा प्रोडक्ट है अगर उसे हमें 3 to 4 मतलब प्रिजर्व रखना है तो हम क्या करते हैं, उसकी जो ऑक्सीजन है उसे तो निकाल देते हैं और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो है वो चिप्स के पैकेट के अंदर फिल की जाती है। इससे वो काफ़ी टाइम तक सुरक्षित रहता है। इसके अलावा भी हम घर में भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे सिरका जो है, विनेगर है, उसका हम यूज़ करते हैं ताकि खाना ख़राब ना हो। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एंड जो क्वेश्चन आंसर हैं और जो नोट्स हैं वो मैं आपको PDF फॉर्म के अंदर ग्रुप में अवेलेबल करा दूँगी, वहाँ से आप नोट डाउन करें और टाइम टू टाइम इसे लर्न भी करते जाएं। थैंक यू वेरी मच बेटे।